देश में लागू लॉकडाउन के कारण छत्तीसगढ़ के हजारों छात्र राजस्थान के कोटा में फंस गए थे। छात्रों को लाने के लिए सरकार ने बसें रवाना की। राज्य में वापस लौटने पर इन छात्रों की कोविड-19 को लेकर स्क्रीनिंग की गई है। छात्रों को 14 दिनों तक क्वारंटीन किया जाएगा। इसके बाद बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें घर भेजा जाएगा। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। रायपुर, दुर्ग और रायगढ़ में बसें बच्चों को कोटा से लेकर पहुंचे। तो कोटा में फंसे छत्तीसगढ़ के छात्रों की तो घर वापसी हो रही है। अच्छी बात है, सरकार ने छात्रों की चिंता की, उनकी घर वापसी की व्यवस्था की। लेकिन अब जरा तस्वीरें उनकी जो शायद सरकार की फहरिस्त में सबसे पीछे छूट जाते हैं। हम बात कर रहे हैं उन मजदूरों की 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने अपना घर बार छोड़कर दूसरे राज्यों में पहुंचे, लेकिन लॉकडाउन में फंस गए। बस है। अब पाँव फूल गया, चल नहीं पाते हैं, बहुत दिक्कत कष्ट में आ गए। खाना पीना तो वही बिस्कुट उस्कुट खा लेते हैं, कोई खिला देता है तो खा लेते हैं, नहीं तो भूखे जा रहे हैं। अब पहुंच नहीं पाएंगे। अब 2 महीने का रास्ता होगा कि 3 महीने का रास्ता होगा। कोई 4 महीने में उसी में 2 महीना खाना खिलाया, उसके बाद बोल दिया कि अब खाना पीना नहीं मिलेगा, यहाँ पे तुम्हारा पैसा नहीं निकल रहा है। उसी में पूरा करके 21 दिन के तीसरा महीना में दिया और बोला कि अब हमसे नहीं होगा, जाइए, नहीं तनख्वाह नहीं कुछ नहीं। कहाँ जा रहे थे? झारखंड जा रहे थे सर। कितने लोग हो आप लोग? 11 जन। क्यों जा रहे थे? सर हम लोग 2 महीना से यहाँ काम कर रहे थे। 2 महीना के बाद 19 मार्च तक पैसा ठेकेदार दिया और 19 मार्च के बाद वो बोल दिया कि हम अब कुछ नहीं दे पाएंगे, कि लॉकडाउन सरकार किया है, सरकार उसका जिम्मेवारी है कि अब 1 रुपया भी नहीं, खुराकी भी नहीं दे पाऊंगा, कुछ नहीं दूंगा, जहां जाना है वहां जाओ। तो 2 तस्वीरों के जरिए हमने आपको दिखाया मजदूर किस तरह परेशान है। एक तस्वीर बलरामपुर से सामने आई। कई मजदूर अपने घर पहुंचने के लिए पैदल निकल पड़े। ये मजदूर रायपुर से 6 दिन का पैदल सफर कर बलरामपुर पहुंचे और अभी इनको बिहार में अपने घर पहुंचने के लिए 800 किलोमीटर का और सफर तय करना है। तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब हमारे साथ सीधा मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक विकास उपाध्याय जी, इसके साथ साथ बीजेपी के पूर्व विधायक श्री चंद सुंदरानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और देवेश तिवारी मेरे सहयोगी हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल विकास उपाध्याय जी आपसे। विकास जी, 2 बातों में बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे जो चीजें वो ये, पहला, छत्तीसगढ़ अब करीब करीब ग्रीन जोन घोषित होने जा रहा है। सिर्फ 3 ही मामले हैं जो रायपुर में जिनका इलाज जारी है और उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि वो भी जल्द से जल्द ठीक हो जाए और छत्तीसगढ़ हमारा कोरोना फ्री हो जाए। पहली बात, इसके पीछे आपने काम किया है, आपकी रणनीति है, आपने टेस्टिंग अच्छी कराई, उसके लिए भी साधुवाद। लेकिन जो सवाल उठ रहा है वो ये, क्या मानव में भी सरकार के 2 पैमाने हैं कि अगर छात्र कोटा में हैं तो उनको लाने के लिए बसें भेजी जा रही हैं, लेकिन मजदूरों के लिए कहीं कोई जिक्र तक नहीं, क्यों? देखिए, ये बात तो कहने की बातें हैं। सबसे पहले जब लॉकडाउन फेज 1 चला था, उसी समय इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने एक टीम गठित करके, जिसमें एक नोडल अधिकारी और श्रम सचिव के साथ टीम बनी और उस टीम के माध्यम से 64,000 से ज़्यादा मजदूरों के साथ समन्वय बनाया गया, उनसे बातचीत की गई और उनसे बातचीत करने के बाद जो अन्य प्रदेशों में 21 राज्य शासित राज्यों में छत्तीसगढ़ के मजदूर हैं, 4 केंद्र शासित राज्यों में छत्तीसगढ़ के मजदूर हैं, वहाँ के जिम्मेदार अधिकारी, वहाँ के नियुक्त अधिकारियों से बातचीत चर्चा करके उनके अकाउंट में पैसा डाला गया, उनको खाने पीने की व्यवस्था की गई। ये पहले किया गया। कोटा के स्टूडेंट तो बाद में लाए गए, पहले उन मजदूरों का ख्याल ये सरकार रखी, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी सरहद से भी दूसरे प्रदेश के
मजदूर आना जाना कर रहे थे, उस दुख उस दर्द को हम बहुत बखूबी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, प्रशासनिक अधिकारियों, जिला प्रशासन के माध्यम से अलग अलग कौन कौन से राज्यों में, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, जहां जहां छत्तीसगढ़ राज्य के मजदूर हैं उनसे बातचीत की गई और एक हेल्पलाइन नंबर भी चालू किया गया, जिस हेल्पलाइन के माध्यम, वो 24 घंटे का हेल्पलाइन है जिसमें कोई भी मजदूर फोन में बातचीत करके वो कहाँ है, अपना ठोर ठिकाना और क्या चीज़ की सुविधा उसको चाहिए, क्या तकलीफें उसको आ रही है, वो तमाम चीज़ बताने के लिए सरकार कितनी संवेदनशील है ये छत्तीसगढ़ के लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और छत्तीसगढ़ पूरे हिंदुस्तान में, अगर छत्तीसगढ़ का नाम कोरोना वायरस की जंग में लड़ाई लड़ते हुए अगर सबसे पहला नाम लिया जा रहा है तो उसके कारण ये है, उसमें इसको भी आप जोड़ेंगे तो भी मैं मानता हूं कि कम होगा, क्योंकि लगातार सरकार इस बात से, कांग्रेस की सरकार इस बात की चिंता में है कि कैसे हम अपने प्रदेश के उन मजदूर साथियों के साथ उनको हर संभव मदद पहुंचाने का प्रयास करें और हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। ठीक, विकास जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं। माना आपने एक टीम बनाई, माना आपने बाकी प्रदेशों में भी छत्तीसगढ़ के जो मजदूर थे उनको चिन्हित किया, वह उनके खाते में पैसा भिजवाया, जो कि करीब करीब उस दौरान जो खबर आई थी वो 291 रुपए पर एवरेज आपने मजदूरों को दिया। ठीक बात सर, मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं, आपने इतनी चिंता की, आज स्थिति ये है कि रायपुर से 6 दिन पैदल चलते हैं लोग, जाते हैं बलरामपुर। अगर आपका पैसा पहुंच ही गया, या तो पहुंचा नहीं, या पहुंचा तो इतना कम पहुंचा कि वो रायपुर नहीं रुक रहा है, वो 6 दिन पैदल चलकर बलरामपुर गया। पहली बात, ये इंटर स्टेट है, अपने आपस में अंदर ही, स्टेट के अंदर अंदर। दूसरा, जगदलपुर से बिहार झारखंड के रहने वाले मजदूर 1000 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। इसका मतलब या तो फिर आप उनको व्यवस्था दे नहीं पा रहे, क्योंकि 1000 किलोमीटर पैदल चलना अप्रैल मई के इस महीने में कोई छोटी बात तो है नहीं। तो अगर वो पैदल जा रहे हैं तो या तो आप उन्हें रोक नहीं रहे हैं, या फिर आप चाह रहे हैं कि वो अपने प्रदेश में चले जाएं। तो आपको अपने प्रदेश की चिंता है, लेकिन दूसरे प्रदेश का जो मजदूर आपके यहां है उसकी चिंता कौन करेगा? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं तो खुद एक जनप्रतिनिधि हूं और जिस प्रकार से रायपुर राजधानी के अंदर जमीनों को निजी स्तर से जानता हूं, हम तो अपने जो हमारे प्रदेश में बाहर के मजदूर आके काम कर रहे हैं उनकी परवाह, उनको राशन पहुंचाना, उनको मूलभूत सुविधा देना, वो तो काम सरकार कर ही रही है। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, जिन राज्यों से हमारी सरहदें लगी है, मान लीजिए उड़ीसा में कोई वेस्ट बंगाल का मजदूर है, अगर वो उड़ीसा के रास्ते से, छत्तीसगढ़ के रास्ते से वेस्ट बंगाल जा रहा है तो उसकी भी खैर खबर लेने का काम सरकार ने किया है। उसको भी व्यवस्था, खाने पीने से लेकर तमाम चीज की व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रयास हम लोगों ने किया है और लगातार सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। हमारी चिंता हमारे प्रदेश का मजदूर है, ये हमारी चिंता मानवता की है, हमारी चिंता इंसान की है। हमारी चिंता इस चीज की नहीं है कि हमारे प्रदेश का है तो उसकी मदद करना है, हमारे प्रदेश का नहीं है तो उसकी मदद नहीं करना है। हम दूसरे प्रदेशों से मदद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? हमारे मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश के वहां मजदूर हैं, उनकी मदद करना है, उनको खाने पीने से लेकर क्वारंटाइन अगर किसी को करना है, कोई बीमार है तो उसको स्वास्थ्य सुविधा देना है, या तमाम प्रकार की जो सुविधाएं मुहैया कराना है, हमारे मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से हम जब दूसरे से मदद लेने का प्रयास कर रहे हैं, मदद लेना चाहते हैं और ये उम्मीद भी लगाएं कि दूसरी राज्य के मुख्यमंत्री, चाहे कोई भी राजनीतिक दल के हों, वो अगर हमारी मदद करेंगे, हमारी मदद कर रहे हैं, तो हम भी मानवता के नाते उन लोगों की मदद पहले दिन से हम लोगों ने किया है। नहीं विकास जी, मैं इस पर आ रहा हूं आपके पास। मैंने पूछा कुछ और था, आपने बताया कुछ और। खैर, मैं इस पर दोबारा आऊंगा आपके पास। श्रीचंद सुंदरानी साहब, यूपी और मध्य प्रदेश दो बहुत पास के राज्य हैं छत्तीसगढ़ से, और इत्तेफाक से बीजेपी की सरकारें हैं। मैं क्योंकि आप बीजेपी से इसलिए सवाल नहीं पूछ रहा, मैं इसलिए सवाल इनका जिक्र कर रहा हूं क्योंकि इनकी आबादी छत्तीसगढ़ से बहुत ज्यादा है। मध्य प्रदेश करीब 7.5-8 करोड़ और उत्तर प्रदेश करीब 23 करोड़। इन दो राज्यों ने कोटा से तो बच्चों को निकाला, इसके साथ साथ वो अपने मजदूरों को भी दूसरे प्रदेशों से निकाल रहे हैं बाय बस। पैदल नहीं आ रहे हैं उस राज्य में मजदूर। छत्तीसगढ़ का मजदूर पैदल क्यों चले? आसिफ, ये बहुत सही सवाल किया आपने। दिल्ली से जब 1 लाख मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए दिल्ली का बॉर्डर पार कर रहे थे तो दिल्ली की सरकार, यूपी की सरकार ने सैकड़ों बसें लगाकर वे अपने प्रदेश के मजदूरों को ले गए। विकास भाई बड़े बड़े दावे कर रहे थे, मेरे साथी हैं, मेरे जो युवा विधायक हैं छत्तीसगढ़ के विधानसभा में,
इनको कहने का हक भी है, अपनी सरकार की तारीफ करना हर एक का कर्तव्य भी बनता है। मैं छत्तीसगढ़ सरकार के खोखले दावों की बात कर रहा हूं आसिफ भाई। तेलंगाना से 11 लोग पैदल चलते हैं, बस्तर आते हैं, घर पहुंचने के 14 किलोमीटर पहले एक बच्ची मृत हो जाती है क्योंकि वो भूख से परेशान थी, अन्न नहीं मिला था। छत्तीसगढ़ के बॉर्डरों पे उसका ध्यान नहीं रखा गया, छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने, उनका प्रशासनिक व्यवस्थाओं ने उनका ध्यान नहीं रखा। भले दावा करते हो मुख्यमंत्री जी कि हमने अन्य राज्यों के लोगों को कह दिया है कि उनकी व्यवस्था कर रहे हैं, हम उनकी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। पैदल चल के 11 लोग बस्तर पहुंचते हैं, 14 किलोमीटर घर से दूर होते हैं, और बच्ची दम तोड़ देती है। सिर्फ इसलिए दम तोड़ देती है कि उसको 300 किलोमीटर की पद यात्रा में, 100-150 किलोमीटर की पद यात्रा में कहीं उसको खाना नहीं मिला, 3 दिन भूखी रही, और 3 दिन में 10 साल की बच्ची ने दम तोड़ दिया। और सैकड़ों मजदूर, हजारों मजदूर, 1 लाख मजदूर हैं जो पूरे छत्तीसगढ़ के अन्य प्रदेशों में है, उनके लाने की व्यवस्था सरकार ने कहाँ की? क्यों नहीं सरकार व्यवस्था करती? हम धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री जी को, अगर कोटा से उन्होंने बच्चों को लाया तो एक अच्छा काम किया। कम से कम माँ बाप के करीब बच्चे होंगे इस कठिन दौर में। हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे सामने रहे। ये भूपेश बघेल जी की सरकार ने अगर कोटा से बच्चे लाए हैं 90 बसों में लाके, तो हम उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन 1 लाख मजदूरों की चिंता कौन करेगा जो सड़कों पर पैदल चल रहे हैं, 5-5, 6-6 दिन, 8-8 दिन पैदल चल के मुकाम हासिल नहीं कर पा रहे, बीच में खाना मिल रहा नहीं मिल रहा, इसकी चिंता नहीं। क्योंकि जब सरकार बसें ला रही थी विद्यार्थियों को कोटा से, तब भी बहुत सारे जगह पे खाना नहीं मिल पाया। तो ये मजदूर जो बेचारे पैदल चल रहे हैं, जिनके साथ कोई अधिकारी नहीं, जिसके साथ कोई प्रशासन नहीं, जिसकी जेब में पैसा नहीं, उसको खाना कौन देगा? आपका वाजिब सवाल। मैं सुंदरानी जी लौट रहा हूं आपके पास। पैसा नहीं, देवेश आपके पास आ रहा हूं। देवेश, हमने ये खबर दिखाई थी कि बाहर जो मजदूर हैं, जी सुंदरानी जी आ रहा हूं मैं आपके पास, पैदल निकल पड़े। जी सुंदरानी जी आ रहा हूं। देवेश, हमने ये खबर दिखाई थी कि बाहर जो मजदूरों को पैसा भेजा गया वो करीब 291 रुपए पर एवरेज एक मजदूर को पैसा भेजा गया। दूसरा, वो तो एक इशू है ही कि 291 में क्या आएगा। उस वक्त आपने भी चिंता जाहिर की थी कि अगर ये 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए तो समझ में आता है, उसके बाद दूसरी किस्त कितनी गई, कब गई, मुझे नहीं पता। सवाल जो है वो ये कि कोटा में अगर कोई छात्र पढ़ रहा है तो हम ये मानकर चलते हैं कि वो लाखों रुपए की उसकी कोचिंग है, पूरा उसका पैकेज है, जो उसके माता पिता छत्तीसगढ़ में रहने वाले वहां उसको पे कर रहे हैं। उसके पास ट्विटर है, उसके पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, वो सरकार से अपनी गुहार लगाता है ऑनलाइन, बाकी सोशल मीडिया के जरिए। लेकिन उस आदमी का क्या कसूर जिसको अंगूठा लगाना आता है, वो 2 पैसे कमाने के लिए बाहर गया है, वो ट्विटर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, फेसबुक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप उसको मदद पहुंचा रहे हैं, इस बात का वो ढिंडोरा भी नहीं पीट सकता। क्या इसी वजह से 2 पैमाने हैं क्या? देखिए आसिफ, सबसे बड़ी बात कि कोटा में जो बच्चे फंसे थे उनके माता पिता संगठित थे, व्हाट्सएप के ग्रुप रातों रात बन गए और सब लोगों ने एक रणनीति बनाई, सरकार पर दबाव बनाया, बच्चे लौट आए। लेकिन इस पर भी केंद्र सरकार की अनुमति लगी। राज्य सरकार से हम बार बार यह सवाल पूछ रहे हैं कि भले ही आप उनके खाते में 291 रुपए डाल दें, भले ही वहां के एनजीओ के माध्यम से उनके खाने की व्यवस्था कर दें, या बात तो जग जाहिर है कि छत्तीसगढ़ का मजदूर जहां भी है कम से कम भोजन की व्यवस्था हो पा रही है। कम से कम 100% जगह ना सही 80% जगहों तक सरकार पहुंचने का प्रयास कर रही है, क्योंकि टोल फ्री नंबर के जरिए मजदूर अपनी गुहार वहां तक पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, लॉकडाउन जो दूसरे फेज का चल रहा है, अगला फेज न जाने कब तक जाएगा। उन लोगों का क्या जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं और जिनके सीने में छत्तीसगढ़ धड़क रहा है, ऐसे मजदूरों को भी अपने प्रदेश, अपने माटी में आने की इच्छा हो रही है। चूंकि वो लोग संगठित नहीं है, इसलिए उनको लाने का प्रयास क्या किया जा रहा है। हम ये सवाल बार बार सरकार से पूछ रहे हैं, तब ये जवाब भी आता है कि केंद्रीय गृह मंत्री से भी यह सवाल पूछ लीजिए कि वो अनुमति कब दे रहे हैं, कि दूसरे राज्यों से मजदूरों को लाने के लिए उत्तर प्रदेश की अनुमति कैसे मिल जा रही है, मध्य प्रदेश की अनुमति कैसे मिल जा रही है, छत्तीसगढ़ की अनुमति क्यों नहीं मिल रही है। तो 2 अपनी अपनी तरह की चीजें हैं। एक, छत्तीसगढ़ सरकार अपनी शक्ति कब दिखाने जा रही है, उनको लाने के लिए कितने पत्र अब तक गृह मंत्री को लिखे गए, यह सार्वजनिक किया जाना चाहिए। दूसरी ओर
श्रीचंद सुंदरानी जी हैं जिनका दल जो केंद्र में सरकार में है, उनको भी स्पष्ट करना चाहिए कि कब वो छत्तीसगढ़ को अनुमति दे रहे हैं। जो राज्यसभा सांसद सरोज पांडे एक पत्र लिखती है मुख्यमंत्री को, क्या उनकी ओर से यह प्रयास भी किया जा रहा है कि केंद्र सरकार अनुमति दिलवाए? क्योंकि जब कोई मजदूर जम्मू कश्मीर से छत्तीसगढ़ आएगा तब कितने राज्यों की सीमाएं पार करनी होंगी? क्या बाकी राज्यों के साथ समन्वय बैठ चुका है? इन तमाम बातों के बारे में ख्याल रखना होगा। और सबसे बड़ी बात कि उन मजदूरों को लाना है ही, क्योंकि आने वाले कितने दिनों तक फैक्ट्रियां बंद होगी, कितने दिनों तक वहां पर उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं होगी? क्या सरकार इस बात की जिम्मेदारी ले रही है कि जब तक वो वहां रहेंगे तब तक उनके खाने पीने की व्यवस्था हो सकती है? एनजीओ जो है वो एक बार मदद कर सकते हैं, जिला प्रशासन की मदद करने की अपनी सीमाएं हैं। आखिरकार उन मजदूरों को ये आपका ठीक है इसमें बात, लेकिन इसमें जो सवाल उठ रहा है वो ये कि माना कि एक राज्य से दूसरे राज्य में मजदूरों को ट्रांसफर करने के लिए आपको अनुमति चाहिए, लेकिन जब रायपुर का आदमी बलरामपुर के लिए मूव करता है, 6 दिन वो पैदल चलता है, तो उसमें किस चीज की अनुमति चाहिए? क्यों उपाध्याय साहब? देखिए, केंद्र सरकार बॉर्डर से अगर आपको किसी को भी लाना ले जाना है तो केंद्र सरकार की अनुमति आपको लेनी होगी। आपने कोटा की बात कही, कोटा में रहने वाले छात्र 10th के बाद 11th 12th की कोचिंग में वो मेडिकल की और इंजीनियरिंग की कोचिंग करते हैं। क्या वो जीव नहीं है? क्या वो इंसान नहीं थे? क्या उनके पेरेंट्स नहीं, उनके पालक नहीं है? छत्तीसगढ़ राज्य के मजदूरों को जो बाहर के राज्यों में रहते हैं, किसने राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? आप मुझको ये बताइए। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं ये पूछना चाहता हूं, केंद्र के मुखिया से लोगों की उम्मीद थी कि जब देश के नाम, राज्य के नाम वो संबोधन करेंगे। तो मैं आज से थोड़े दिन पहले जब पहला लॉकडाउन हुआ था तब की आपको एक घटना बताता हूं। मैं अपने क्षेत्र में घूम रहा था तो एक मजदूर परिवार जगदलपुर से, ओडिशा से पैदल राजस्थान जा रहे थे। हमारे रायपुर राजधानी में मिले। बड़ी उम्मीद थी कि केंद्र के मुखिया इस बात उनके लिए कुछ पैकेज लाएंगे, अपने संदेश में कुछ बात कहेंगे, लेकिन उन्होंने घंटी बजाओ ताली बजाओ का अभियान चला दिया। उन्होंने इस पर बात कही, लेकिन उन मजदूरों के लिए कहीं कोई पैकेज की बात नहीं कही, कहीं कोई व्यवस्था की बात नहीं की। जबकि राज्य में आपको एक बात बता देता हूं, हमारे यहाँ 11,500 पंचायतें हैं। 10,000 पंचायतों में मनरेगा का काम चालू हो गया। 13 लाख मजदूरों को हम लोगों ने काम पे लगा दिया। लगातार देखिए विकास जी, मैं आपसे फिर वही पूछ रहा हूं। मेरा सीधा सवाल ये था कि अनुमति कहां चाहिए बलरामपुर से रायपुर के बीच में? लगातार केंद्र सरकार, विकास जी आपने काम किए, मैं मान रहा हूं, और आप जो कह रहे हैं कि वो भी मानव जो कोटा से लाए गए, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, उसके बहुत साधुवाद आप कोटा से लाए। अब यही सवाल मैं सुंदरानी साहब से पूछता हूं। सुंदरानी साहब देखिए, एक तो आप दबाव बनाइए और अपनी पार्टी को कहिए दबाव बनाए मोदी जी से। हमने भी सीएम को धन्यवाद हाँ कि वो अनुमति दिलाएं। पहली बात तो ये, विपक्ष के नाते हम आपसे ये भी उम्मीद करते हैं। दूसरी बात ये, वही सवाल जो विकास जी उसका जवाब नहीं दे रहे, मैं पूछता हूं आपसे। माना कि अनुमति चाहिए आपको जम्मू कश्मीर के आदमी को छत्तीसगढ़ में लाने के लिए, या छत्तीसगढ़ के आदमी को केरल या कर्नाटक से लाने के लिए, लेकिन मुझे बताइए रायपुर से बलरामपुर कौन सी अनुमति चाहिए? आप ही सर्वे सर्वा, आपकी सरकार है, पूर्ण बहुमत से आप सरकार में, आप दीजिए ना बसे अपने प्रदेश के अंदर। देखिए, जो हर संभव मदद करने का प्रयास है, सरकार उनको वही रोजगार दे रही है। मैंने आपको बताया 11,500 पंचायत में 10,000 मनरेगा का काम चालू किया गया और 10 लाख से 13 लाख से ज्यादा मजदूरों को रोजगार दिया गया। तो ये कौन मजदूर हैं? ये मजदूर कहां के हैं? इनको रोजगार दिया। 35 किलो चावल 2 महीने के लिए हर व्यक्ति को दिया गया। विकास जी, अब तो आप सरकार में आ गए, विपक्ष में सुंदरानी जी थोड़ा बोले दीजिए सर, नहीं तो वक्त खत्म हो जाएगा। जब ये सरकार में थे मैं इनको टोक देता था। जी बोले सुंदरानी साहब। विपक्ष की आवाज दबाने का नहीं दबने देंगे विपक्ष की आवाज। जब विकास जी विपक्ष में थे तब उनको मौका दिया। आप बोलिए। आसिफ भाई, तेलंगाना से 11 मजदूर निकलते हैं, वो छत्तीसगढ़ के बॉर्डर को पार करके छत्तीसगढ़ में पहुंचते हैं, उनकी व्यवस्था ये नहीं कर पाते। ये किस परमिशन की बात करते हैं? और परमिशन की बात करते हैं, कब इन्होंने विपक्ष को विश्वास में लिया? आसिफ भाई, हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से चर्चा करते, विपक्ष के नेताओं से चर्चा करते, जिस दल के पास 5 सांसद है उनको भी बुला के चर्चा करते। सीधी बात नहीं होती तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करते। मैं माननीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से, आसिफ भाई, कितनी बार विपक्ष को बुला के
जाके बात किया, यहाँ के सांसदों से बात किया। 11 सांसद हैं, 2 कांग्रेस के हैं, 9 बीजेपी के हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, 3 कांग्रेस के हैं, 2 बीजेपी के हैं, 5 सांसद। अगर इनको बुला के इनसे मीटिंग करके कोई ऐसा हल निकाल जाता है जिसमें चर्चा सिर्फ 30,000 करोड़ का पैकेज चाहिए मुख्यमंत्री जी को, इसके अलावा किसी मजदूर की चिंता करने की जरूरत नहीं, मजदूर रास्ते में भूखे मरे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। आसिफ भाई, ये सरकार लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। ये ईश्वर की कृपा है कि हमारा छत्तीसगढ़ कोरोना से मुक्त होने जा रहा है। जिसे आप ईश्वर की कृपा कह रहे हैं, उसे कांग्रेस सुंदरानी जी ईश्वर की कृपा के साथ साथ बघेल सरकार का किया काम भी कह रही है। लेकिन क्या सियासत का स्कोप हर जगह होता है। मेरे पास एक वक्त खत्म हो गया। विकास जी, माफी चाहूंगा, विकास उपाध्याय साहब, श्रीजन सुंदरानी जी, देवेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। देवेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, इसके साथ साथ सुंदरानी जी, विकास जी हमारे साथ थे। लेकिन देखिए, 2 बातें वाकई जो हैं सो हैं। पहली बात यह कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले थम गए हैं, जो लोग एक्टिव हैं उनका इलाज हो रहा है, सिर्फ 3 मामले रह गए हैं। हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं जल्द से जल्द ये भी अच्छे हो जाएं और हमारा छत्तीसगढ़ कोरोना फ्री हो जाए। दूसरी बात, कोटा से जिन छात्रों को लाया गया उसके लिए बहुत अच्छी बात है, हर माँ बाप चाहते हैं बच्चा उनके पास रहे। लेकिन तीसरा जो है वो सबसे अहम, मजदूर जो छत्तीसगढ़ के बाहर काम कर रहे हैं उनका क्या गुनाह है, उनको कोई देखने वाला क्यों नहीं है, क्यों अनुमति के नाम पर ये चीजें टाली जा रही हैं। अगर अनुमति ही चाहिए, उसकी वजह से मजदूर वापस नहीं आ पा रहे, तो अगर प्रदेश में ही एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए 6 दिन का लोगों को पैदल सफर करना पड़ता है, तो फिर उनके लिए बसों का इंतजाम क्यों नहीं किया जा रहा? सोचिएगा जरूर। एक छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौट रहा है।